नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप लोग ए टू आर स्टडी हेल्प के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 60 पेज के इस महत्वपूर्ण नोट्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुल 3 वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊंगा। इन 3 वीडियो को देखने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सभी एग्जाम की तैयारी में आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। अतः आप लोग इन तीनों वीडियो को अवश्य पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक शेयर करिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक तथा कमेंट करके अपना सुझाव दें कि कैसा आप लोगों को यह वीडियो लगा। तो आइए देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से 1947 तक मानी जाती है। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसकी शुरुआत 1885 से 1947 तक मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले हम लोग कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना का जो शब्द है यह यूएसए से लिया गया, यानी कांग्रेस की स्थापना का शब्द यूएसए अमेरिका से लिया गया। इसका कांग्रेस का अर्थ है विचार विमर्श संस्था। कांग्रेस का अर्थ क्या है? विचार विमर्श संस्था। और सर्वप्रथम कांग्रेस का उल्लेख हिंदू नामक न्यूज़पेपर में किया गया। 5 दिसंबर 1885 को हिंदू नामक न्यूज़पेपर में कांग्रेस शब्द का उल्लेख किया गया। और कांग्रेस शब्द की स्थापना सबसे पहले प्रारंभिक नाम कांग्रेस शब्द का क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस शब्द का प्रारंभिक नाम था। कांग्रेस शब्द का प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। दूसरा, कांग्रेस का परिवर्तित नाम क्या हो गया? तो कांग्रेस का परिवर्तित नाम आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बाद में परिवर्तित नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और जो नामकरण परिवर्तित हुआ यह दादा भाई नौरोजी के नाम से, दादा भाई नौरोजी ने इस नाम को परिवर्तित किया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल गवर्नर कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जनरल गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? तो जनरल डफरिन था, यानी लॉर्ड डफरिन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था, जो उदारवादी या लिबरल पार्टी के नेता थे। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम यानी एलेन आक्वेंट ह्यूम ने की, जो साम्राज्यवादी नागरिक सेवा की मुख्य प्रशासिका थी, अधिकारी थी। और इसकी स्थापना की जानकारी ज्यूनिकार विलियम बेडर वन ने की। ज्यूनिकार जो था विलियम बेडर वन ने एक कांग्रेस की स्थापना का उल्लेख किया। कांग्रेस शब्द यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। कांग्रेस शब्द किससे प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक संस्था जिसमें सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा हो। कांग्रेस के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 5 दिसंबर 1885 को हिंदू समाचार पत्र में मिलती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। अगला पॉइंट, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन था और बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। अगला पॉइंट, अर्थात कांग्रेस के नामकरण का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। कांग्रेस के नामकरण का श्रेय किसे है? दादा भाई नौरोजी को है। अगला पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई। और अगला पॉइंट है, ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्योंकि इसके विषय में जानकारी ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडर वन द्वारा लिखी गई और ह्यूम की जीवनी से प्राप्त होती है।
अगला पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जबकि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन था, जो उदारवादी यानी लिबरल दल का नेता था। और अगले पॉइंट में हम लोग कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन के बारे में जानेंगे। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन होता है वह 1885 में तय होता है कि 28 से 31 दिसंबर के बीच होगा, लेकिन पूना में प्लेग होने के कारण यह नहीं हो पाता और बाद में इसे मुंबई यानी बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया जाता है, जिसमें कुल प्रतिनिधि 72 थे। कुल प्रतिनिधि कितने थे? 72, जिसमें बम्बई से 38, मद्रास से 21 और संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से 7, पंजाब से 3 यानी सिंध वाला जो क्षेत्र है वहाँ से 3 और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से बंगाल से 3 सदस्य थे, यानी कुल प्रतिनिधि 72 थे। और अध्यक्ष, पहले कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष विमोच चंद्र बनर्जी थे जो हिंदू थे, और सचिव एओ ह्यूम सचिव थे जो सभी अधिवेशनों में भाग लिया, यानी जब तक एओ ह्यूम जीवित रही सभी अधिवेशनों में भाग लिया और सभी अधिवेशनों में सचिव के पद पर बनी रही। दूसरा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी कौन थे? एक पारसी थे जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ और 1887 में इस अधिवेशन में अंग्रेजों से संबंध खराब हो जाते हैं, जो मद्रास में होता है। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। यानी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की, जो पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया जाता है। तीसरे अधिवेशन में ही पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया जाता है। अगला पॉइंट, कांग्रेस का चौथा जो अधिवेशन था यह 1888 में होता है, जो इलाहाबाद में होगा। यानी कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में 1888 में होता है, जिसे असफल बनाने का प्रयास शिव प्रसाद सितारे हिंद व सर सैयद अहमद खान ने किया, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले जो अंग्रेज था, वह ईसाई धर्म से संबंधित था, यूरोपीय था, उसने की, जिसे राजा दरभंगा ने सफल बनाने का प्रयास किया और कांग्रेस की मदद की। जो लोथर कैसल जिसका पुराना नाम था। पांचवें अधिवेशन में विलियम बिडरवर्न अध्यक्ष होते हैं, जो बम्बई 1889 में होता है। और छठवां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता यानी बदरुद्दीन यानी कादम्बनी गांगुली, पहले कांग्रेस में शिक्षित पहली बार महिला ने भाषण दिया, यानी पहली महिला कांग्रेस में भाषण देने वाली कादम्बनी गांगुली थी, जो प्रथम स्नातक महिला भी थी, जिसने पहली कांग्रेस में शिक्षित महिला के रूप में जानी जाती हैं। और छठवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कलकत्ता में 1890 में फिरोज शाह मेहता ने की। अगला पॉइंट, पहले अधिवेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला अधिवेशन 18 से 31 दिसंबर के बीच होता है। 18 से 31 दिसंबर के बीच होता है, जो 1885 में, यानी 18 से 31 दिसंबर 1885 तक यह अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रारंभिक में यह अधिवेशन पूना में होना था, किंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बदलकर बम्बई कर दिया गया, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। दूसरा पॉइंट, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह अधिवेशन होता है। और
अगला पॉइंट, इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें संयुक्त प्रांत से 7 प्रतिनिधि शामिल थे। संयुक्त प्रांत से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 7। और यह अधिवेशन 28 से, यहाँ 28 होगा, 28 से 31 दिसंबर के बीच 1885 में होता है। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की। अगला पॉइंट, सेकेंड अधिवेशन 1886 में होता है, जो कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है। 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण दिया गया, यानी तीसरे अधिवेशन में ही पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण दिया जाता है तथा सरकार की आलोचना भी की जाती है। अगला पॉइंट, सरकार की आलोचना के चलते कांग्रेस के सरकार से संबंध खराब होते हैं। तो कांग्रेस से सरकार के संबंध किस अधिवेशन में खराब होते हैं? तीसरे अधिवेशन में। अगला पॉइंट, सरकार की आलोचना के चलते कांग्रेस के सरकार से संबंध खराब हो जाते हैं, सरकार की आलोचना के चलते। ठीक। अगला पॉइंट, खराब संबंधों का प्रभाव चौथे अधिवेशन में देखने को मिलता है। ठीक, यानी जो कांग्रेस सरकार से संबंध खराब हो जाते हैं, इसका परिणाम चौथे अधिवेशन में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, चौथे अधिवेशन में हम लोग जानेंगे कि 1888 में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में संपन्न होता है और इस अधिवेशन को सरकार द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, सरकार के इस काम में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सहयोग किया, किंतु राजा दरभंगा के प्रयासों के चलते यह अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक, तो इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पांचवा अधिवेशन जो होता है वह 1889 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडरवर्न ने की। विलियम बेडरवर्न ने इसकी अध्यक्षता की, जो 1889 में बंबई में होगा। अगला और छठवां अधिवेशन 1890 में होगा, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की और यह कलकत्ता में संपन्न होता है। भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली इस अधिवेशन यानी चौथे अधिवेशन में भाग लेती हैं और अपना संबोधन करती हैं, यानी पहली महिला कांग्रेस में भाषण देने वाली कादम्बिनी गांगुली बनी। और अगले पॉइंट में हम लोग जानेंगे कांग्रेस दो दलों में परिवर्तित हो जाता है। पहला नरम दल और दूसरा गरम दल, यानी नरम दल और गरम दल, इन दो दलों में कांग्रेस परिवर्तित होता है। कांग्रेस के लोग नरम दल का मतलब काम करने, आवेदन प्रतिवेदन, इसमें आवेदन प्रतिवेदन दिया जाता है, जबकि गरम दल में विद्रोह क्रांति होती है। नरम दल इंग्लैंड, आवेदन इंग्लैंड को दिया जाता था, इंग्लैंड की संसद में, और 1885 से 1905 तक प्रदर्शन 20 वर्ष नरम दल था, यानी 1905 तक नरमपंथी दल के नाम से कांग्रेस जाना जाता है, जिसके नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि गरमपंथी कांग्रेस के नाम से 1905 से 1920 के समय जाना जाता है, जिसके नेता लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और धरना प्रदर्शनकारी में अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और तीसरे फेज में सत्याग्रह जो होता है वह गांधी युग के नाम से जाना जाता है, जो 1920 से 1947 का जो युग होता है, यह गांधी युग या सत्याग्रह या अहिंसा का युग कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय
आंदोलन के 3 चरण हुए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हुए? 3 चरण हुए, जिसमें नरमपंथी या उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी तक था, और दूसरा गरमपंथी या उग्रवादी चरण जो 1905 से 1920 ईस्वी तक था, और तीसरा गांधी युग जो 1920 से 1947 तक था। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे उदारवादी या नरमपंथी 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो इस तीनों चरणों का विभाजन कांग्रेस के कार्य करने के तरीके अर्थात साधनों को आधार बनाकर किया गया। और दूसरा पॉइंट, उदारवादी चरण के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, आवेदन प्रतिवेदन की नीति के अंतर्गत देश की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया, जो लगभग 20 वर्षों तक चला। इस विचारधारा नेताओं के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट, गरमपंथी या उग्रवादी दल जो 1905 से 1920 तक चलता है। इस विचारधारा में आवेदन प्रतिवेदन की नीति के स्थान पर आम जनमानस जनता राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से देश की समस्या के समाधान पर विश्वास करती है। यानी गरमपंथी जो उग्रवादी दल था, उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, यह राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से देश की समस्याओं के समाधान पर विश्वास करते थे। अगला पॉइंट, उग्रवादी गरमपंथी नेताओं के अंतर्गत लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे नेताओं को शामिल किया जाता है। ठीक। और अगला पॉइंट है जो गांधी युग, यानी गांधी युग की शुरुआत 1920 से 1947 तक होती है। गांधी युग के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का सूत्रपात होता है, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी जो गांधी युग है, इसमें एक नई विचारधारा का सूत्रपात होता है, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1920 ईस्वी सेकेंड चरण था में हम लोग जानेंगे बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है, जिस गवर्नर जनरल उस समय कर्जन लाल कर्जन थे। इसका आधार क्या था? सांप्रदायिक धार्मिक आधार को मानते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। जो मुस्लिम ज़्यादा थे, सांप्रदायिक यानी मुस्लिम ज़्यादा, धार्मिक यानी हिंदू ज़्यादा, यानी पूर्वी जो बंगाल था पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी ढाका, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे। और एक पश्चिम बंगाल था जिसकी राजधानी कलकत्ता थी, वहाँ धार्मिक संप्रदाय हिंदू ज़्यादा था। दोनों को अलग अलग कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल हो गया और दूसरा पश्चिमी बंगाल। इसका सबसे पहले समाचार पत्र संजीवनी के मित्र, कृष्ण कुमार मित्र ने उल्लेख किए। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन रिवाज के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार ने कहा बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम इसका प्रशासनिक समस्या के कारण इसका विभाजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होने के कारण इसे सांप्रदायिक रूप से अलग अलग भागों में बांटने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसका विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की जाती है और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्वदेशी आंदोलन होता है, जो इंग्लैंड की वस्तु बहिष्कार की जाती है और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया जाता है। यानी 20 जुलाई 1905 को घोषणा की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन किया जाता है और 7 अगस्त 1905 को पूरे
कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन यानी इंग्लैंड की वस्तु बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, जो पूरे भारत में भी होती है। अगला पॉइंट, 1905 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए धर्म के आधार पर बंगाल को 2 भागों में विभाजन कर दिया, जिसमें पहला पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनती है। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, इसलिए इसकी राजधानी ढाका बनाई जाती है, और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। और 20 जुलाई 1905 के दिन सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने की घोषणा की जाती है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल को विभाजित करने की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। और अगला पॉइंट है, इस घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है, जो टाउन हॉल में घोषणा की जाती है भारतीयों के द्वारा। वस्तुतः सर्वप्रथम संजीवनी नामक पत्रिका में संपादक कृष्ण कुमार मित्र स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिया। यानी स्वदेशी अपनाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो संजीवनी नामक पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिया गया। स्वदेशी अपनाने यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इस सुझाव में बताया गया। 16 अक्टूबर 1905 के दिन विभाजन प्रभावी हो गया, अर्थात बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो बंगाल को 2 भागों में 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित किया गया, और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर का दिन पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की विशेषता। स्वदेशी आंदोलन की विशेषता क्या थी? पहला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन गरम दल के नेताओं की विचारधारा के अनुरूप बंगाल से बाहर निकलकर देश के अन्य भागों में भी फैल गया, जहां विभिन्न नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया, सैयद हैदर राजा। और संयुक्त प्रांत में मोतीलाल नेहरू ने नेतृत्व किया। पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव के द्वारा नेतृत्व किया गया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। स्वदेशी आंदोलन में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने समाचार पत्र बंगाली और कृष्ण कुमार मित्र ने समाचार पत्र संजीवनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी स्वदेशी आंदोलन में लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्य रूप से 2 समाचार पत्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का समाचार पत्र बंगाली और कृष्ण कुमार मित्र जी का समाचार पत्र संजीवनी, इन दोनों समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला और तीसरा पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की भी थी। अतः आंदोलन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल के कार्यवाहक मुख्य सचिव कार्लाइल द्वारा कार्लाइल सर्कुलर यानी परिपत्र जारी किया गया। और स्वदेशी आंदोलन के प्रमाण में हम लोग जानेंगे आर्थिक प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला गया और औद्योगिक रूप से भारतीयों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया गया। अगला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहला स्वदेशी स्टोर कलकत्ता में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर के नाम से प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा कलकत्ता में खोला गया। और साहित्य पर प्रभाव, स्वदेशी आंदोलन का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग जानेंगे। स्वदेशी आंदोलन में बंगला साहित्य को समृद्धि किया। स्वदेशी आंदोलन में बंगला साहित्य को समृद्धि किया और आंदोलन में ऊर्जा भरने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो 1911 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक।
अगला पॉइंट, कला पर प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन से कला पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जो प्राच्य पूर्वी देश के लोग थे, या पश्चिमी का विरोध किए। और 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर छात्रवृत्ति नंदलाल बसु पहले पाने वाले थे। संविधान का अध्ययन भावों का चित्र बनाया, यानी संविधान के अध्ययन में भावों के आधार पर चित्र बनाने का श्रेय नंदलाल बसु को जाता है, जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कला के क्षेत्र में स्वदेशी विचारों को प्रमोट करने के उद्देश्य से 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की और इस संस्था की पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बसु को दी गई। और नंदलाल बसु कौन थे? संविधान का अध्ययन करके उस संविधान को भावों के आधार पर चित्र बनाने का श्रेय नंदलाल बसु को जाता है। शिक्षा पर प्रभाव। आंदोलन के दौरान अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थापित हुए, जिसमें कलकत्ता का नेशनल कॉलेज सबसे महत्वपूर्ण था। इसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष बनाए गए थे और 15 अगस्त 1906 को गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट, राजनीति पर प्रभाव। तो राजनीति पर प्रभाव 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जो गोपाल कृष्ण की निर्मम भूल थी। और 1905 में बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी होती है। राजनीतिक पर प्रभाव 1906 कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, सुझाव स्वशासन स्वराज प्रस्ताव, पहली बार कांग्रेस का प्रस्ताव। 1907 नागपुर मध्य प्रांत, नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नागपुर का मध्य प्रांत कर दिया गया। 1907 में पहली कांग्रेस विभाजन, गरम दल वालों को बाहर कर दिया गया और नरम दल के नेता तिलक ने सूरत में बॉम्बे में अध्यक्ष रास बिहारी बोस, भारत का गवर्नर उस समय कौन था? 1907 में मिंटो था, लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर था। और 1908 में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक ने की, जो अलीपुर षड्यंत्र केस में तिलक को मांडले जेल म्यांमार में 6 वर्ष की सजा कर दी गई। और 1911 दिल्ली जॉर्ज पंचम थे, जो भारत का गवर्नर उस समय हार्डिंग था। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित हुई और 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। यानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित होती है और 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है और 1921 में नई दिल्ली राजधानी बनी। दिसंबर 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन फिर से हुआ और कलकत्ता में होता है। सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में और उन्हीं के द्वारा लिखा भी गया। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, 1903 और 1911 में किया जाता है और 1896 में राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा जाता है। 1905 बनारस अधिवेशन,